वेरी गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। आज हम एक नया चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। पौधों में रेस्पिरेशन, प्लांट्स में रेस्पिरेशन। देखिए, जिस तरह एनिमल्स में रेस्पिरेशन पाया जाता है वैसे प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन पाया जाता है। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है जिसमें प्लांट CO2 बाहर से लेकर ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। प्लांट्स में रेस्पिरेशन भी होता है जिसमें प्लांट्स ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, CO2 को बाहर निकालता है। जैसे एनिमल्स में रेस्पिरेशन होता है वैसे ही प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है। जैसे एनिमल्स ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, जैसे एनिमल्स ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं वैसे ही प्लांट्स भी ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। वैसे भी प्लांट्स भी यही प्रोसीजर अपनाते हैं। प्लांट्स ऐसा क्यों करते हैं? या एनिमल्स में रेस्पिरेशन होता क्यों? प्लांट्स में रेस्पिरेशन क्यों होता है या एनिमल्स में रेस्पिरेशन क्यों होता है? देखिए, जो ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस द्वारा बना उसका ऑक्सीडेशन होगा। क्या बनेगा? CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी बनेगी। प्लस क्या बनेगी? एनर्जी बनेगी। देखो, जो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल फोटोसिंथेसिस में बना था, उसका ऑक्सीडेशन होगा और CO2 बनेगा, वाटर बनेगी, प्लस क्या बनेगी? एनर्जी बनेगी। प्लस क्या बनेगी? एनर्जी बनेगी। एनर्जी फॉर्मेशन के लिए ही रेस्पिरेशन होता है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। जब तक एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होगा रेस्पिरेशन की क्रिया नहीं होगी। रेस्पिरेशन का सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, एनर्जी। रेस्पिरेशन सिर्फ एनर्जी के लिए होता है। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा, CO2 बनेगी, वाटर बनेगी, प्लस क्या बनेगी? एनर्जी बनेगी। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। जिस रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन होता है, उस रिएक्टेंट को कहते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। इसे क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स कहते हैं। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स भी तो कई हो सकते हैं, जैसे ये कार्ब्स हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, ये फैट हो सकता है, ये प्रोटीन हो सकता है, या ये ऑर्गेनिक एसिड हो सकता है। देखो, ये जो ग्लूकोज है, जरूरी थोड़ी ग्लूकोज का ही ऑक्सीडेशन होगा, ये कार्ब्स का भी हो सकता है, और भी कार्ब्स हो सकती है। ग्लूकोज भी एक कार्ब्स है, और भी कार्ब्स हो सकती है, फैट भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, और कोई ऑर्गेनिक एसिड भी हो सकता है। इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। क्या बनेगी? CO2 बनेगी, वाटर बनेगी। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट किसे कहते हैं? जिसका ऑक्सीडेशन होता है। ये कार्ब्स हो सकते हैं, फैट हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं और ऑर्गेनिक एसिड हो सकते हैं। कार्ब्स हो सकते हैं, फैट हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं और ऑर्गेनिक एसिड हो सकते हैं। अगर मैं यूजेस की बात करूं, एक सेल में कार्ब्स भी है, फैट भी है, प्रोटीन भी है और ऑर्गेनिक एसिड भी है। सबसे पहले किसका ऑक्सीडेशन होगा? सबसे पहले कार्ब्स का ऑक्सीडेशन होगा। सबसे पहले किसका ऑक्सीडेशन होगा? कार्ब्स का, फिर फैट का, फिर प्रोटीन का। अगर मैं बात करूं कि एक सेल में कार्ब्स भी है, फैट भी है, प्रोटीन भी है और ऑर्गेनिक एसिड भी है, सबसे पहले किसका यूज होगा? कार्ब्स का, फिर फैट का और फिर प्रोटीन का। जो लोग वेट लूज करना चाहते हैं वो कार्ब्स लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनके शरीर में जो फैट है उसका ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यूज सबसे पहले किसका होगा? कार्ब्स का, फिर फैट का, फिर प्रोटीन का। अगर मैं बात करूं एनर्जी की, किसकी बात की जाए? एनर्जी की। तो सबसे ज्यादा एनर्जी फैट से निकलेगी। सबसे ज्यादा एनर्जी किससे निकलेगी? फैट से निकलेगी, फिर प्रोटीन से निकलेगी, और फिर कार्ब से निकलेगी। सबसे ज्यादा एनर्जी किससे निकलेगी? फैट से, फिर प्रोटीन से, फिर कार्ब से। अगर मैं फैट की बात करूं, 1 ग्राम फैट हमें 9.8 किलो कैलोरी एनर्जी देगा। 1 ग्राम फैट हमें 9.8 किलो कैलोरी एनर्जी देगा।
प्रोटीन की बात की जाए, 1 ग्राम प्रोटीन हमें 4.8 किलो कैलोरी एनर्जी देगी। कार्ब्स की बात की जाए तो हमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4.4 किलो कैलोरी एनर्जी देगा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलेगी? फैट से, फिर प्रोटीन से, फिर कार्ब से। और सेल सबसे पहले किसका यूज करेगी? कार्ब्स का, फिर फैट का और फिर प्रोटीन का। ठीक है, तो ये था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का एक बेसिक स्ट्रक्चर। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो ये रिएक्शन स्लो रिएक्शन है। कैसी है? स्लो रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? स्लो रिएक्शन है। ये रिएक्शन स्लो रिएक्शन है। ये स्टेप वाइज रिएक्शन है। ये एक स्टेप की रिएक्शन नहीं है, ये स्टेप वाइज रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? स्टेप वाइज रिएक्शन है, स्लो रिएक्शन। इसमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट रहा है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट रहा है। ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? कैटाबॉलिक रिएक्शन है। कैटाबॉलिक क्यों? क्योंकि एक मोल ग्लूकोज छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट रहा है। ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है। ठीक है, ये कंट्रोल्ड होती है एंजाइम्स के द्वारा। कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स। किसके द्वारा कंट्रोल रहती है? एंजाइम्स के द्वारा कंट्रोल रहती है। ये इसमें ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट रहा है। कैसी रिएक्शन है? कैटाबॉलिक रिएक्शन है, स्लो रिएक्शन है, स्टेप वाइज रिएक्शन है। कंट्रोल किसके द्वारा रहती है? एंजाइम्स के द्वारा रहती है। इसमें केमिकल एनर्जी, कौन सी एनर्जी? केमिकल एनर्जी एटीपी के रूप में रहती है। ये जो 686 किलो कैलोरी एनर्जी है ना, ये 36 या 38 एटीपी है। ठीक है, ये स्लो रिएक्शन है, स्टेप वाइज रिएक्शन है, कैटाबॉलिक रिएक्शन है, कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स रहती है। और ये केमिकल एनर्जी किसमें चेंज होती है? एटीपी के रूप में चेंज होती है। केमिकल एनर्जी किस रूप में चेंज होती है? एटीपी के रूप में चेंज होती है। ठीक है, ये इसका थोड़ा सा बेसिक इस रिएक्शन के बारे में बात करें। ये भी रिएक्शन अगर मैं पूरा प्रोसीजर देखूं, अगर मैं रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसीजर देखूं, तो इसमें कई छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनेंगे। और ये छोटे छोटे प्रोडक्ट्स, क्योंकि स्टेप वाइज है ना, तो इतने जो स्टेप्स आएंगे उनमें कई छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनेंगे। ये छोटे छोटे प्रोडक्ट्स आपस में मिलकर एक बड़ा प्रोडक्ट भी बना देंगे। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस में कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है, एनाबॉलिज्म भी हो रहा है। ये पूरा प्रोसेस कैसा है? ये एम्फिबोलिक है। एम्फिबोलिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? एम्फिबोलिक प्रोसेस है। एम्फिबोलिक प्रोसेस है। अगर रिएक्शन की बात की जाए तो रिएक्शन तो है कैटाबॉलिक, रिएक्शन तो है कैटाबॉलिक, प्रोसेस एम्फिबोलिक है। प्रोसेस कैसा है? एम्फिबोलिक प्रोसेस है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, जो गैसेस का एक्सचेंज गैसेस का क्या है? एक्सचेंज है। वो या तो होगा स्टोमेटा के द्वारा, या होगा लेंटिकल्स के द्वारा। या स्टोमेटा के द्वारा होगा या लेंटिकल्स के द्वारा होगा। लेंटिकल्स की बात करते हैं। स्टोमेटा का हम पढ़ चुके, अब किसकी बात करते हैं? लेंटिकल्स की। स्टोमेटा हमने जो चैप्टर था वाटर रिलेशन उसमें पढ़ा था। अब हम लेंटिकल्स की बात करते हैं। लेंटिकल्स की बात करते हैं। देखिए, लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं स्टेम में। लेंटिकल्स कहां प्रेजेंट है? स्टेम में प्रेजेंट है। लेंटिकल्स कहां प्रेजेंट है? स्टेम में प्रेजेंट है। लिविंग सेल ऑर्गेनाइज्ड होकर एक थिन लेयर बनाती है। लिविंग सेल ऑर्गेनाइज्ड होकर एक थिन लेयर बनाती है।
लिविंग सेल ऑर्गेनाइज्ड होकर एक थिन लेयर बनाती है इनसाइड या बीनथ, इनसाइड एंड बीनथ द बार्क, छाल के नीचे और अंदर की तरफ। छाल के इनसाइड का मतलब हो गया अंदर की तरफ, और बीनथ का मतलब हो गया नीचे। लिविंग सेल ऑर्गेनाइज्ड होकर एक पतली परत बनाती है इनसाइड अंदर, बीनथ नीचे, कहां? बार्क के यानी छाल के नीचे। ठीक नहीं लगा। छाल के नीचे और अंदर की तरफ, छाल के नीचे और अंदर की तरफ लिविंग सेल ऑर्गेनाइज्ड होकर एक पतली परत बनाती है तने में, स्टेम में। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? लेंटिकल्स कहते हैं। इनमें ओपनिंग भी पाई जाती है, ओपनिंग भी पाई जाती है, इनमें ओपनिंग भी पाई जाती है। इन्हें क्या कहते हैं? लेंटिकल्स कहते हैं। गैसेस का एक्सचेंज या तो स्टोमेटा द्वारा होगा या लेंटिकल्स के द्वारा होगा। स्टोमेटा को हम पढ़ चुके हैं। लेंटिकल्स क्या होते हैं? स्टेम में पाए जाते हैं। लिविंग सेल ऑर्गेनाइज्ड होकर एक पतली परत बना देती है, कहां? इनसाइड और बीनेथ द बार्क। बारक जो छाल है उसके अंदर और नीचे की तरफ, और इनमें क्या पाई जाती है? ओपनिंग भी पाई जाती है। इनमें क्या पाई जाती है? ओपनिंग भी पाई जाती है। ठीक है, तो ये था एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की। इसकी बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की अगर मैं देखूं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्लांट में नहीं पाए जाते। प्लांट में कैसे रहते हैं? एब्सेंट रहते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्लांट्स में एब्सेंट रहते हैं। क्यों? इसका सबसे पहला कारण है कि प्लांट्स में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है इसकी डिमांड बहुत कम होती है। डिमांड बहुत कम होती है। प्लांट्स में गैसेस के एक्सचेंज की डिमांड क्या होती है? बहुत कम होती है, क्योंकि प्लांट की एक ही सेल में फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है और रेस्पिरेशन भी हो रहा है। फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बन रही है और ये रेस्पिरेशन में काम आ रही है। रेस्पिरेशन में CO2 बन रही है, वो फोटोसिंथेसिस में काम में आ रही है। देखो, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्लांट्स में नहीं पाए जाते, एब्सेंस होते हैं, क्योंकि प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज की डिमांड जो होती है बहुत कम होती है, क्योंकि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस उसी सेल में हो रहा है, वहां से ऑक्सीजन बन रही है जो रेस्पिरेशन में काम में आ रही है, रेस्पिरेशन में CO2 बन रही है जो फोटोसिंथेसिस में काम में आ रही है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एक ही सेल में हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि जो प्लांट की लीव्स हैं, स्टेम्स है, प्लांट की लीव्स है, स्टेम्स है या रूट है, प्लांट की लीव, स्टेम या रूट्स है। ठीक है, प्लांट की लीव, स्टेम या रूट है, इनमें जो रेस्पिरेटरी रेट होती है वो बहुत कम होती है। रेस्पिरेशन रेट या रेस्पिरेटरी रेट क्या होती है? बहुत कम होती है। रेस्पिरेशन रेट या रेस्पिरेटरी रेट क्या होती है? बहुत कम होती है। प्लांट्स में गैसेस की एक्सचेंज की डिमांड नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो ऑक्सीजन बन रही है जो रेस्पिरेशन में काम आ रही है, रेस्पिरेशन में CO2 बन रही है जो फोटोसिंथेसिस में काम आ रही है। लीव, स्टेम या रूट्स में जो रेस्पिरेशन की रेट होती है, जो रेस्पिरेटरी रेट होती है वो बहुत कम होती है, जिस कारण से प्लांट में गैसेस की एक्सचेंज की डिमांड नहीं होती, गैस के एक्सचेंज की डिमांड नहीं होती। और ये पहला कारण है कि प्लांट में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। प्लांट में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। प्लांट में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। प्लांट्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। उसका पहला कारण क्या था कि प्लांट्स में गैसेस की एक्सचेंज की डिमांड क्या होती है? बहुत कम होती है। दूसरा कारण क्या है कि प्लांट्स में बहुत कम मात्रा में गैसेस का ट्रांसफर होता है। दूसरा कारण क्या है?
very little transport of gases from one plant parts to another. गैसेस का ट्रांसपोर्ट बहुत कम मात्रा में होता है प्लांट के एक भाग से दूसरे भाग में। यही कारण है कि प्लांट्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। पहला कारण क्या था कि प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन का एक्सचेंज है, जो गैसेस का एक्सचेंज है, उसकी डिमांड ही बहुत कम थी। दूसरा कारण क्या है कि जो प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का एक सेल से दूसरे सेल की तरफ, प्लांट के एक भाग से दूसरे भाग की तरफ, वो बहुत कम, वेरी लिटिल अमाउंट में होता है, बहुत कम होता है। तीसरा कारण क्या है कि जो बल्की प्लांट्स होते हैं, बल्की प्लांट्स होते हैं, कैसे प्लांट्स, बल्की प्लांट्स या लार्जर प्लांट्स, इनमें जो डिफ्यूजन होता है गैसेस का वो बहुत कम डिस्टेंस तक होता है, स्मॉल डिस्टेंस तक होता है, डिस्टेंस बहुत कम होते हैं। उनके डिस्टेंस क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। देखिए 3 कारण थे बेसिकली कि प्लांट्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। पहला कि गैसेस एक्सचेंज की डिमांड ही बहुत कम होती है, ठीक है, क्योंकि जिस सेल में फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसी सेल में रेस्पिरेशन हो रहा है। प्लांट्स के लीव्स, स्टेम्स या जो रूट्स थी, प्लांट की लीव्स थी, स्टेम्स थी या जो रूट्स थी, ठीक है, उनका रेस्पिरेटरी रेट बहुत कम था एनिमल्स की तुलना में। दूसरा कारण क्या है कि प्लांट में जो गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक बहुत कम होता है। तीसरा कारण है कि जो बल्की प्लांट्स है या जो लार्जर प्लांट है उनमें डिफ्यूजन जो होता है वो ज्यादा डिस्टेंस तक नहीं हो पाता, डिफ्यूजन बहुत कम डिस्टेंस तक हो पाता है, ठीक है। इसीलिए प्लांट में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है, एब्सेंट है, जबकि एनिमल्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। 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 एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रेक डाउन ऑफ फूड। फूड का ब्रेकडाउन तो होगा, भोजन का टूटना तो होगा, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है, एब्सेंस में भी हो सकता है। अगर भोजन की प्रेजेंस में होता है तो उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है तो उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन की बात की जाए तो जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसमें टूटेगा, 6CO2 प्लस 6O2 प्लस एनर्जी बनेगी 36 या 38 ATP। यहां पे ऑक्सीजन तो प्रेजेंस है नहीं, तो जो ग्लूकोज है ये किसमें टूटेगा, ऑक्सीजन तो है नहीं, ये लैक्टिक एसिड में टूटेगा। लैक्टिक एसिड में टूटेगा या ये किसमें टूटेगा, अल्कोहल में टूटेगा, अल्कोहल में टूटेगा प्लस CO2 में, ठीक है। यहां पे क्या होगा कि ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो जो ग्लूकोज है वो CO2 और ऑक्सीजन बनाएगा। यहां पे CO2 तो बनेगी, CO2 प्लस वाटर बनेगा, सॉरी यहां पे वाटर बनेगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होगा तो यहां क्या बनेगा, वाटर बनेगा, वाटर बनेगा। तो जो ग्लूकोज है वो जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटेगा तो यहां कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और प्लस वाटर बनेगा, ठीक है। यहां पे
क्योंकि ऑक्सीजन एब्सेंट है तो यहाँ पे या तो लैक्टिक एसिड बनेगा या अल्कोहल बनेगा प्लस क्या बनेगी CO2 बनेगी, या लैक्टिक एसिड बनेगा या अल्कोहल बनेगी प्लस क्या बनेगी CO2 बनेगी। यहाँ पे कितनी एटीपी बनी थी 36 से 38 एटीपी, यहाँ 2 एटीपी बनेगी। कितनी एटीपी बनेगी 2 एटीपी बनेगी। यहाँ 36 से 38 एटीपी बन रही थी, यहाँ कितनी एटीपी बनेगी 2 एटीपी बनेगी। यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 बनेगा, वाटर बनेगा, या लैक्टिक एसिड प्लस एथिल अल्कोहल बनेगा, या एनर्जी ज्यादा बन रही है, यहाँ एटीपी एनर्जी कम बन रही है। ठीक है, यहाँ बात की जाए तो यहाँ कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा। यहां कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा। यहां ऑर्गेनिक कंपाउंड से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक बन रहे हैं। यहां ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक ही बन रहे हैं। ऑर्गेनिक ही बन रहे हैं। यहाँ ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक ही बन रहा है। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। यहाँ एंड प्रोडक्ट CO2 प्लस वाटर बनता है, यहाँ एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड प्लस या लैक्टिक एसिड बनेगा या अल्कोहल बनेगा प्लस CO2 बनेगी। यहाँ एनर्जी ज्यादा मिल रही है, यहाँ 36 से 38 एटीपी एनर्जी मिल रही है, यहाँ 2 एटीपी एनर्जी मिल रही है। ठीक है, ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन है या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है। ठीक है, यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज हो रहा है, यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही चेंज हो रहा है। एरोबिक रेस्पिरेशन कहां पाया जाता है? ये एनिमल्स में पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है, ये बैक्टीरिया में पाया जाता है, यीस्ट में पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है, यीस्ट में पाया जाता है, मसल सेल में पाया जाता है। मसल सेल में, किसकी मसल सेल? ह्यूमन की मसल सेल, ह्यूमन की मसल सेल में पाया जाता है। ठीक, एरोबिक रेस्पिरेशन कहां पाया जाता है? प्लांट्स में पाया जाता है, एनिमल्स में पाया जाता है। ये कहां पाया जाता है? बैक्टीरिया, यीस्ट, ह्यूमन की मसल सेल में पाया जाता है। यहाँ पे भी ब्रेकडाउन ऑफ फूड होगा, यहाँ पे ब्रेकडाउन ऑफ फूड होगा। यहाँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन ऑफ फूड होगा, यहाँ ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रेकडाउन ऑफ फूड होगा। यहाँ कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगा। यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड में बदलेंगे, यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही बदलेंगे। तो ये था एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, देखिए जो ग्लूकोज है वो पायरुविक एसिड में बदलेगा। किसमें बदलेगा? पायरुविक एसिड में बदलेगा। पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में बदलेगा, एसिटिल कोएंजाइम ए में बदलेगा। ग्लूकोज किसमें बदलेगा? पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में बदलेगा। एसिटाइल कोएंजाइम से हमें NADH प्लस FADH2 मिलेंगे। ग्लूकोज पायरुविक एसिड में बदलेगा, पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में बदलेगा, एसिटाइल कोएंजाइम NADH और FADH2 में बदलेंगे और इससे हमें मिलेगी ATP। हम ये रेस्पिरेशन कर क्यों रहे हैं? एनर्जी के कारण नहीं तो कर रहे हैं, एटीपी के कारण नहीं तो कर रहे हैं। तो इसका एंड प्रोडक्ट क्या है? एटीपी है। एंड प्रोडक्ट क्या है? एटीपी। तो ग्लूकोज पहले पायरुविक एसिड में बदलेगा, पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में बदलेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए से FADH2 है, NADH2 प्राप्त होगा, साथ में क्या प्राप्त होगी? एनर्जी प्राप्त होगी। ये पूरा प्रोसीजर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मैं बात करूं ग्लूकोज से पायरुविक एसिड में बदलना, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। पायरुविक एसिड का एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदलना क्या कहलाता है? लिंक रिएक्शन कहलाता है, या इसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। एसिटाइल कोएंजाइम का NADH या FADH2 में बदलना क्या कहलाता है? यह कहलाता है क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल, इसे TCA साइकिल भी कहते हैं।
इसे टी-सी साइकिल भी कहते हैं। NADH या FADH2 का ATP में बदलना क्या कहलाता है? ये कहलाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हमें क्या क्या पढ़ना है? हम तब सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे, फिर लिंक रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे और फिर ATS पढ़ेंगे। तो ये हमारा रिएक्शन का क्रम होना है। हम इस चैप्टर में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? हम इस चैप्टर में सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे, फिर लिंक रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे, फिर क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे, फिर ATS पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, ग्लूकोज किसमें बदलेगा? पायरुविक एसिड में पायरुविक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम में एसिटाइल कोएंजाइम, NADH में FADH2, वहां से हमें ATP के रूप में एनर्जी प्राप्त होगी। अगर मैं बात करूं ग्लाइकोलाइसिस की, अगर मैं बात करूं ग्लाइकोलाइसिस की, ये साइटोप्लाज्म में होगा। कहां होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। अगर मैं लिंक रिएक्शन की बात करूं तो ये पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में होगा। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में होगा। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में होगा, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में होगा। क्रेब्स साइकिल कहां होगा? मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। ETS कहां होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के F0 F1 पार्टिकल्स जो कहां पाए जाते हैं? क्रिस्टी में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? क्रिस्टी में पाए जाते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस कहां होगा? साइटोप्लाज्म में। लिंक रिएक्शन या ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन की क्रिया क्या होगी? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, क्रेब्स साइकिल या टी-सी साइकिल कहां से चलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। ETS कहां से चलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के F0 F1 पार्टिकल जो कि क्रिस्टल में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये कोई सेल है, ये सेल है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। ये सेल है, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यहां है साइटोप्लाज्म, ये सेल का साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। सेल का क्या आ गया? साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म है। सबसे पहले जो सेल का ग्लूकोज है, सबसे पहले सेल का क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज है, वो पायरुविक एसिड में बदलेगा। कहां बदलेगा? साइटोप्लाज्म। सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज पायरुविक एसिड में बदलेगा। ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाएगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन आ गई और ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन आ गई। पायरुविक एसिड आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में रहेगा। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में आएगा और ये बनाएगा एसिटाइल कोएंजाइम। क्या बनाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम बनाएगा। इसे कहते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या कहते हैं? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल
ये स्पेस का कहलाता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। साइटोप्लाज्म में कौन सी रिएक्शन होगी? ग्लाइकोलाइसिस। यहां कौन सी रिएक्शन होगी? लिंक रिएक्शन। इसे ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन कहा था। ये एसिटाइल कोएंजाइम यहां आएगा। यस, आ गया माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आ गया, ये आ गया एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम यहां चलेगा टीसी साइकिल और बनेगा NADH FADH2। यहां कौन सा साइकिल चलेगा? यहां टीसी साइकिल चलेगा या कैप साइकिल चलेगा। टीसी साइकिल चलेगा या कौन सा साइकिल चलेगा? कैप साइकिल चलेगा। कैप साइकिल चलेगा। ये तीसरा टीसी साइकिल आ गया। ठीक है, ये जो अंतर्वलन है इसे क्रिस्टी कहते हैं। अंतर्वलन को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी के ऊपर इस तरह से F0 F1 पार्टिकल्स पाए जाएंगे। ये है क्रिस्टी। क्रिस्टी के ऊपर F0 F1 पार्टिकल्स पाए जाएंगे। F0 F1 पार्टिकल्स पाए जाएंगे। ये यहां आएगा कौन? NADH FADH2 और ATP का फॉर्मेशन होगा। ATP का फॉर्मेशन होगा। ये चौथा प्रोसीजर यहां चलेगा, जिसे कहेंगे ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें किसका फॉर्मेशन होगा? ATP का। NADH और FADH से किसका फॉर्मेशन होगा? ATP का। ठीक है, तो चार रिएक्शन हमने पढ़ी है। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे, फिर लिंक रिएक्शन या ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन पढ़ेंगे, फिर टीसी साइकिल या क्रैब साइकिल पढ़ेंगे, फिर ETS पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे। ये चार चीजें हमें पढ़नी है। और ये F0 F1 पार्टिकल जो इनर सरफेस, जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, वहां होगा। देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है। कौन सी मेम्ब्रेन है? इनर मेम्ब्रेन है। ये इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की। और इनर मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट है? F0 F1 पार्टिकल। ये F0 F1 पार्टिकल्स, ये वाले, ये है F0, ये है F1। ठीक है, और यहां पे ATP का फॉर्मेशन होगा। ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या बनेगा? ATP बनेगा। ठीक है, यहां से वो H2 ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं शॉर्ट्स में डालूंगा। थैंक यू।